डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के डिमांड पर, आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर आप अंग्रेजी का वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं, तो मैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस, जो क्लास 1 से लेकर लाइफ टाइम तक सीखने और सिखाने की चीज़ होती है, जिसके बिना हम समय का निर्धारण नहीं कर पाते, सेंस कंप्लीट नहीं हो पाता और इंग्लिश ग्रामर के अंदर चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल टेंस का जरूर होता है। तो आज मैं बड़े ही साधारण तरीके से आप सभी को टेंस के विषय में क्लियर कट बताऊंगा। एक एक पॉइंट को बड़े ही सरलतम ढंग से आप ही की भाषा में, आप ही की तरह समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन संपूर्ण समझने की गारंटी मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप वीडियो के प्रारंभ से लेकर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग मेरे साथ बने रहेंगे। तो 100% ये दावा है कि आज के बाद आपके दिमाग से टेंस का डाउट मैं क्लियर करके मानूंगा। तो आइए चलते हैं हम राठौर वर्ल्ड की दुनिया में टेंस को डिस्कस करने। मित्रों, अगर टेंस की बात की जाए, टेंस तो वर्ड टेंस अंग्रेज ये लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है। टेंस की उत्पत्ति TEMPUS टेम्पस से हुई और टेम्पस का मतलब होता है डिनोशन ऑफ टाइम। डिनोशन ऑफ टाइम इट मीन्स समय का निर्धारण। डिनोशन ऑफ टाइम का मतलब है समय का निर्धारण। तो टेंस डायरेक्टली किसको डिनोट करता है? टाइम को। लेकिन अगर ये डायरेक्टली केवल और केवल इफ अ टेंस ओनली एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ टाइम, देन वी कैन ऑल्सो राइट नॉट हियर टेंस, वी शुड राइट टाइम। तो हम टाइम क्यों नहीं लिख पाते? बिकॉज ये सिर्फ ये समय का निर्धारक तो है, बिकॉज इसकी उत्पत्ति ही टेम्पस से हुई है। बट टेंस जो है एक रिलेशन दिखाता है। रिलेशन किसका? स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एन एक्शन एक कार्य की दशा का, स्टेट ऑफ एन एक्शन एक कार्य की दशा का किसके साथ? टाइम के साथ। तो तब जाके ये डिफाइन होता है कि टेंस एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन कार्य की दशा के बीच के संबंध को दिखाता है, और इसको दिखाने के लिए ग्रामेटिकली जो टर्म्स यूज होते हैं वो स्टेट ऑफ एन एक्शन को दिखाने के लिए मेन वर्ब यूज होती है। क्या होती है? मेन वर्ब। स्टेट ऑफ एन एक्शन को दिखाती है मेन वर्ब, जिसे हम यम भी के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब को क्या कहा जाता है? यम डॉट भी कहा जाता है, जो स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाता है। और टाइम को दिखाने के लिए आप यूज करते हो एक्जुलरी की, AUXILIARY। एक्जुलरी, मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में भी कई बार पूछा गया। AUXILIARY एक्जुलरी, और इस एक्जुलरी को कहा जाता है एक और नाम। इसी एक्जुलरी का एक पार्ट है, हम जब वर्ब सेगमेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक्जुलरी के 3 पार्ट्स होते हैं: प्राइमरी एक्जुलरी, सेकेंडरी एक्जुलरी और मार्जिनल एक्जुलरी। ठीक है, जिसमें ये प्राइमरी एक्जुलरी को ही एक नाम दिया जाता है और वो नाम है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है सर। तो टाइम को डिनोट करने के लिए, टेंस के अंदर टाइम को डिनोट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और स्टेट ऑफ एन एक्शन को डिनोट करने के लिए मेन वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर? जब आप टाइम को डिनोट करते हो तो किसकी हेल्प लेते हो? एक्जुलरी वर्ब की। और वो एक्जुलरी वर्ब जब टाइम डिनोट होता है तो मालूम कितने रूपों में आता है? एक्शन को रिलेट करके। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पीछे के वीडियो में मैं पढ़ा रहा था, तो मैं स्वयं आज यहां उपस्थित हूं और ये मेरा स्टेटमेंट बीते हुए टाइम को डिनोट कर रहा है, बीते हुए टाइम को डिनोट कर रहा है, बीते हुए टाइम को डिनोट कर रहा है। एक्शन आज भी है, कल भी रहेगा और कल था भी। तो बीता हुआ जो टाइम था वो टाइम था पास्ट टाइम। तो टाइम डिनोटिंग वर्ड इज, वाज एंड वर, डिड, हैड, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं। उस आधार पर अगर वही प्रेजेंट में आओगे तो टाइम डिनोटिंग वर्ड डू, डज है, इज, एम, आर है, हैज और हैव है। जबकि फ्यूचर में आप शैल और विल केवल फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को यूज करके आप बना लेते हो फ्यूचर टेंस। आप ये देखेंगे बोर्ड के ऊपर जब में समय आएगा। तो कहता क्या है कि जब टाइम डिनोशन की बात होती है वो 3 रूपों में हुई। एक टाइम डिनोशन हुआ, उसका नाम क्या हुआ? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के नाम पर प्रेजेंट टेंस बना। जो दूसरा हुआ उसका नाम बना पास्ट, पास्ट टेंस बन गया। और जो तीसरा नाम बना वो बना फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह टाइम को डिनोट करने वाले जब एक्शंस रिलेट हुए तो 3 टेंसेस का निर्माण हुआ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। क्लियर? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, इनका निर्माण होने के बाद कहा कि इनकी कितनी दशाएं हुई, हर टेंस की दशाएं हुई एक्शंस के साथ। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये काम, नाउ दिस टाइम इज इन कंटिन्यूइंग कंडीशन, बट इफ आई से टू यू, मैं आपको समझाता हूं तो यह मेरा रेगुलर एक्शन हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुआ, परमानेंट एक्शन हुआ, रिपीटेड एक्शन हुआ। मैं आपको पढ़ाता हूं, यह मैं सिर्फ एक दिन पढ़ा के नहीं कह सकता। जो सिर्फ आपको एक दिन कभी पढ़ा दिया वो कभी नहीं कह सकता कि मैं आपको पढ़ाता हूं। आपको रेगुलर एक्टिविटी में मैं ऑक्सीजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया का मतलब आपने कभी ऑक्सीजन नहीं भी लिया। इट मीन्स taking oxygen is not in your habitual action, not repeated action, not regular activity. But if I take oxygen, then I am saying to you that I am taking oxygen in regular activity, repeated action, permanent action. So this is denoted in indefinite or simple condition, indefinite और simple condition। तो जब भी कोई simple tense होती है और उसमें भी प्रेजेंट टेंस, तो वो एक्टिविटी रेगुलर होनी चाहिए। आप सोचो जरा, कल्पना करके जीवन से देखो, एक बच्चा पैदा हुआ तो कल वो क्या बनेगा, कौन सा एक्शन करेगा। एक्शन का रिलेशन टाइम से जब तक नहीं करोगे टेंस का निर्माण नहीं होगा। तो एक बच्चा पैदा हुआ, कल वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का एक्शन करेगा, डॉक्टर का बनेगा, मास्टर का एक्शन करेगा, ये डेफिनेट नहीं है। So the first state of an action of that personality is not definite, is that indefinite, इसलिए उसका पहला कंडीशन टेंस का आया indefinite tenses, जो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। जब वही व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, अगर एक लुहार का बेटा लोहा ठोक रहा है तो लुहार लोहा ठोकता ही है, वो उसकी प्रकृति है, नेचर है, रेगुलर एक्टिविटी है। लेकिन अगर उसका बेटा लोहा न ठोक करके अगर वो किताबों में मन लगाने लगा, किताब पढ़ने लगा, तो वो कंटिन्यूटी उसकी किस में बनने लगी? किताब पढ़ने में। उसकी कंटिन्यूटी चेंज कर गई उसकी रेगुलर एक्टिविटी से, तो वह एक एक्शन को कंटिन्यूट किया। और जब कंटिन्यूटी आती है किसी एक्शन में, तो आने वाले टाइम में आप फिर से वर्ब का जो नॉन फाइनाइट सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल का वीडियो लेके आऊँगा। और उस समय मैं बताऊँगा कि जो जिरंड होता है, जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों के स्ट्रक्चर में एमवी में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन व्हिच कम्स इन अ स्ट्रक्चर विथ आईएनजी एंड द मेन वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्शन की कंटिन्यूटी दिखाती है। जैसे गो मेन वर्ब है, मैं इस पे बताऊं, उसमें आईएनजी जोड़ा तो वो जिरंड बना। तो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दिखा, जिसमें किया वो कंटिन्यूअस बन गया, वो प्रेजेंट में किया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में किया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।
इसी तरह जिस काम को मैं बचपन से खा रहा हूँ या मैं बचपन से अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, ये तो सामान्य कंडीशन है, इंडेफिनिट है। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी है। तो मेरी परफेक्टनेस किस में आएगी? पढ़ाने में ही आएगी। मेरी परफेक्टनेस पढ़ाने में ही आएगी। तो एक जीव पहले इंडेफिनिट पैदा हुआ, फिर वो जिस काम को कंटिन्यू किया उसी में उसको परफेक्टनेस मिली, तो वो परफेक्ट तीसरा स्वरूप पैदा हुआ। एक्शन का, कार्य का तीसरा स्वरूप परफेक्ट पैदा हुआ, तो फिर वो बोला प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जब उसने उसमें महारत हासिल कर ली, परफेक्ट हो गया, तब वो लाइफ टाइम उसी एक्शन को क्या किया? कंटिन्यू किया। तो फिर वो एक्शन का लाया टाइम को लेकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, तो इस तरह प्रत्येक टेंस के 4 एक्शंस को रिलेट करके 4 स्वरूप पैदा हुए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सारे रूपों की चर्चा बड़े ही मैं आज इत्मीनान से और आराम से आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके सर, तो ये बातें मैंने बताई कि ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ कि किसी एक्शन को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की। बिना सब्जेक्ट के तो एक्शन होगा नहीं, करता तो चाहिए। तो सब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पर वर्ब आएगी, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सेंस का, सेंस का, सेंस का। और वही सेंस जब एक एक्शन को, स्टेट ऑफ एन एक्शन को टाइम से रिलेट करेगा तो वो दशा क्या कहलाएगी? टेंस कहलाएगी। अर्थात यहाँ मेन रोल तो किसका होगा? वर्ब का, लेकिन हम एक सेंटेंस पैटर्न में लेकर चलेंगे किसको? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी रहना भी चाहिए क्लियर सेंस देने के लिए। और प्रत्येक टेंस की हर दशा के साथ आपको मैं 3-3 सेंसेज लेके चलूंगा, और वो सेंसेज होगा अफर्मेटिव का। किसका होगा? अफर्मेटिव का, स्वीकारात्मक अफर्मेटिव का। और पुनः हम लोग चर्चा साथ में ही करेंगे निगेटिव की, और फिर चर्चा होगी किसकी? इंटरोगेटिव की। यानी प्रत्येक टेंस के प्रत्येक स्वरूप में, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक स्वरूप में, इन एवरी फॉर्म ऑफ द टेंस वी विल डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। क्लियर सर? तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे टेंस के अंदर, और प्रत्येक पार्ट की ब्रीफ डिस्कशन होगी। ब्रीफ डिस्कशन हो, छोटे में डिस्कशन नहीं होगा, फैला के थोड़ा करेंगे। तब वीडियो में अभी तक बने हुए हो इसके लिए धन्यवाद। आगे भी बने रहो बबुआ, आगे भी बने रहो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, ये तुम्हारे यस के सर का वादा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहते हो, ले लिए हो ना, तो मिटा रहे हैं। तो भाई टेंस के विषय में जो भी बताया, आशा करता हूँ मैं, ये बेसिक पॉइंट्स थे, मैंने उनको आपको समझाया। अब हम टेंस के प्रत्येक पार्ट की, प्रत्येक फॉर्म की एक ब्रीफ तरीके से डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। आप थोड़ा कलम कापी लेके बैठे रहना, नोट करना इन चीज़ों को। इम्पोर्टेंट चीज़ें जीवन में हर जगह काम आएंगी। तो जब अगर टेंस की बात करूं तो मैं पहला टेंस जो लिख रहा हूं, पहला टेंस, उसका नाम मैं दे रहा हूं प्रेजेंट टेंस। तो पहली चर्चा होगी किसकी? प्रेजेंट टेंस की। पहली चर्चा प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की। ठीक है सर, प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस में भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की। किसकी? सिंपल प्रेजेंट, या इसे ही एक और नाम दिया जाता है, नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। कहता है कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो देखो भाई, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि टाइम एंड टेंस टॉपिक एक पढ़नी है, उसमें आएगा।
सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम बार बार बोल रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी जो आप रोज रोज करते हो, परमानेंट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन में किया जाना चाहिए। और उसी आधार पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहचान चिन्ह बता दे रहे हैं कि इसका पहचान क्या होता है कि इसकी जब हिंदी करते हैं ट्रांसलेशन के टाइम में, तो इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहू का प्रयोग मिलता है। हिंदी में ता है, ती है, ते हैं और ताहू का प्रयोग मिलता है। अब हम इसको जरा एक बात बताएं कि इसमें आप जिस हेल्पिंग वर्ब की एक्जुलरी की प्रयोग करोगे वो एक्जुलरी है डू और डज। क्या है? डू और डज। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, इनकी जरूरत निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पड़ेगी, डू और डज की। तो इनका कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाए, कैसे इनको पकड़ा जाए, वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और वो स्ट्रक्चर होता है इनका कि आप पहले स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। पहले आप लिखो, इसका स्ट्रक्चर होता है कि सर पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट को, पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद MV1 का मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब 3 रूपों में चलती है, V1, V2, V3। गो, वेंट, गॉन। तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटेन। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटेन थर्ड फॉर्म है। कम, केम, कम, तो कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म और कम थर्ड फॉर्म है। ओके, तो उसी को मैंने लिखा MV1 या इसी को मिटा के मैं V1 भी लिख सकता हूँ, यानी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है किसको बनाने का? सिंपल प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट को। क्लियर? ये स्ट्रक्चर दिमाग में एकदम सेटिंग मशीन की तरह सेट कर लेना। ठीक, तो चलो जरा हम अब काम करते हैं और पहले हम सेंटेंस बनाते हैं किसका? अफर्मेटिव का। यहाँ मैंने साइन दे दी AFF से, यानी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सेंटेंस पहले हिंदी में लिखता हूँ। कैसे? मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसका ट्रांसलेट करना है। अगर इसका मैं नकारात्मक बनाऊँ यानी कि निगेटिव बनाऊँ, निगेटिव, तो निगेटिव इसकी क्या होगी? मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। इसका अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव INT से मैं, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव इसके डबल हो सकते हैं। एक इंट्रोगेटिव होगा और वो क्या होगा? क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? ये इसका एक इंट्रोगेटिव होगा। और दूसरा इंट्रोगेटिव होगा दूसरा इंट्रोगेटिव मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ। ये 4 सेंटेंसेज हुए, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, ये 4 सेंटेंसेज हुए मित्र। अंत में देखो तो सबके ताहू आया, क्योंकि एक ही सेंटेंस से मैं लेकर के बनाया हूँ। इसी को मैं दूसरे वर्ड भी ले सकता हूँ, दूसरा सब। वे लोग घर जाते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ भी हो, आपको यही स्ट्रक्चर लेके फॉलो करना है। और ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है। किसका है? अफर्मेटिव। अगर ये स्ट्रक्चर बात करूं तो ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है, AFF। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर मैं निगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करूं, निगेटिव स्ट्रक्चर, तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस
डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 होगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर होगा जो किसका होगा, निगेटिव सेंटेंस का होगा। ये स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का होगा, ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। ऊपर मैं लिख भी दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर किसका है, निगेटिव का, प्रेजेंट में निगेटिव का। और यहां से मैं अब ये वर्ड हटा ले रहा हूं, जगह बना ले रहा हूं और इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्या होगा कि यहां पर क्या होगी मालूम क्या है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर होगा। और ये स्ट्रक्चर मालूम किसका होगा सर, इंटरोगेटिव का होगा, इंटरोगेटिव का होगा। क्लियर। तो मैंने तीनों स्ट्रक्चर लिख दिए, अफर्मेटिव का बीच में है, निगेटिव उधर है और इंट्रोगेटिव इधर है। इसी को आधार कर बना के हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं। तो क्या कहा, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इनमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं। तो यहां पर मैंने इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई, और पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच। तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टीच, टॉट, टॉट। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, टीच, आई टीच, और ऑब्जेक्ट क्या है, यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। फिर कहा मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, तो ये नहीं मिला, नेगेटिव सेंटेंस मिला, तो किस पे जाओगे, इस पे जाओगे, इस स्ट्रक्चर पे जाओगे। तो सब्जेक्ट में क्या है, आई है, आई। इसके बाद डू या डज, डू या डज में से कोई एक लेना है। डज आप तब लोगे जब सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, इट एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग टर्म्स इन सिंगुलर टर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। बिकॉज आई एंड वी आर डिनोटेड इन फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, और आई वी यू को छोड़ के दुनिया की सारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस पर्सन में, थर्ड पर्सन में। अगर वो वन को डिनोट करेंगे देन दोज विल बी सिंगुलर, एंड इफ दे डिनोट मोर देन वन देन दे विल बी प्लूरल। क्लियर सर। तो अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, ही, सी, इट होगा, राम, श्याम, मोहन होगा, तो डज लगाना, लेकिन इनको छोड़ के कोई और सब्जेक्ट होगा तो डू लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, क्या है, आई है, तो यहां पर क्या लेके आओगे, डज कट जाएगा, राइट आंसर क्या आएगा, डू। और इसके बाद नहीं पढ़ाता हूं, तो निगेटिव का वर्ड क्या आएगा, नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, यू। आई डोंट टीच यू इज द ट्रांसलेशन ऑफ मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं। कहा कि मैं नहीं खेलता हूं, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई डोंट प्ले। फिर कहता है कि वह घर नहीं जाता है, तो वह माने ही, तो ही हो जाएगा, तो डज लो लोगे, तो ही डज नॉट गो होम, ही डज नॉट गो होम। क्लियर, ये हो जाएगा। सी डज नॉट राइट दिस, वह यह नहीं लिखती है, और वह लिखती है सी राइट्स दिस, क्योंकि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के साथ यस और ईएस का प्रयोग करते हो, वर्ब के साथ यस और ईएस का प्रयोग करते हो। ये बात बता दे रहा हूं, आप जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो आप वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज करना। कैसे, जब वो वोवेल साउंड में इंड करेगा, वोवेल साउंड जैसे गो में ओ है, तो वोवेल साउंड में रहेगा तो ईएस लगाना, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस लगाना। क्लियर, वोवेल रहेगा तो ईएस और कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस। जैसे राइट है, तो राइट में आप सोच सकते हो यार ये तो वोवेल साउंड में इंड कर रहा है, तो फिर ईएस लगा दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल ईएस का यूज नहीं कर सकते, चूंकि WRITE में ई पहले ही से है, इसलिए वहां एस लगेगा, केवल यस लगेगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ना कि यस और यस का कब प्रयोग करोगे तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं, और यह सेंटेंस लिखा मैंने, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, और एक क्वेश्चन है मैं आपको क्या पढ़ाता हूं। तो दोनों सेंटेंसेज में एक डिफरेंस है कि यहाँ क्या का प्रयोग मैंने पहले किया और यहाँ क्या का प्रयोग मैंने सेंटेंस के मिडिल में किया। तो डिफरेंस क्या होता है कि जब किसी भी इंट्रोगेशन का, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप यस और नो में पाते हो, किस में पाते हो, यस और नो में, तो वह प्रश्न हमेशा क्या से शुरू किया जाएगा,
वो क्या से शुरू किया जाएगा। लेकिन जब आप क्या का प्रयोग बाद में करोगे, बाद में यानी बीच में करोगे, तो वह क्या देगा, पूरा का पूरा क्लियर सेंस देगा, उसका डिस्क्रिप्टिव, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव मैटर उसका आंसर आता है। लेकिन इसका आंसर केवल यस और नो आता है। अब कहता है कि आप क्यों मैं आपको पढ़ाता हूं ये हिंदी में अशुद्ध है, कहां मैं आपको पढ़ाता हूं ये भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, मैं आपको कहां पढ़ाता हूं। तो ये क्यों, कहां, कैसे, मालूम क्या कहलाते हैं, अंग्रेजी के व्हाई, व्हेन, व्हिच। ये बड़ी लॉजिक की बात बता रहा हूं भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि मैं दोनों पढ़ाता हूं। तो क्या बोला कि ये जो क्या, क्यों, कैसे हैं, व्हेन, व्हाई, व्हाट है, व्हिच है, वेयर है, तो इनका प्रयोग आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद अगर करते हो तो वो कहलाती है WH फैमिली, वो कहलाती है WH वर्ड्स की फैमिली। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये WH वर्ड की फैमिली है। और क्या का प्रयोग अगर पहले करते हो, सिर्फ क्या का, तो वहां पर आपका स्ट्रक्चर बदलेगा और वो स्ट्रक्चर ये होगा। डू और डज का प्रयोग आप लेकर के आएंगे और मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, क्यों पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, अगर इनको आप स्ट्रक्चर में लेके आओगे तो यहां पर ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब व्हेन, व्हाई, व्हाट। जैसे यहां पर है क्या, तो यहां पर आप व्हाट को यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये शुरू में ही रहेगा तो आप इसको बंद करोगे और आप यहीं से ट्रांसलेट करोगे। क्लियर। तो चूंकि यहां क्या पहले आया है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ट्रांसलेशन होगा डू आई टीच यू, डू आई टीच यू, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। लेकिन कहता है कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, तो ये WH फैमिली है, बीच में आई है तो WH फैमिली को रखना होगा, WH वर्ड को रखना होगा। तो WH वर्ड क्या है यहाँ पे, व्हाट, 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 और फिर क्या, ये स्ट्रक्चर लेके चलोगे तो आई के साथ क्या होगा, व्हाट डू आई टीच यू। मैटर समझे कि नहीं समझे, व्हाट डू आई टीच यू, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। और इसको कहते हैं कि डबल एक्चुअली, डबल हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है और ये सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाता है। जब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो सिर्फ और सिर्फ वाक्य का प्रारंभ ही क्या से किया जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में डू या डज से। जबकि वही बीच में अगर क्या, क्यों, कैसे यानी WH वर्ड्स आएंगे तो WH वर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा सेंटेंस को, व्हाट से, व्हेन से, व्हाई से, तब आपका ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर चलेगा। मुझे आशा है मैं मात्र दो तीन एग्जाम्पल, मैंने ओरल एग्जाम्पल्स कुछ दिए कि आप एक्सरसाइज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्सरसाइज करोगे। इसके बाद जहां भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, मैं व्हाट्सअप नंबर पुनः लिख दे रहा हूं, मेरे व्हाट्सअप नंबर 72 75 56 90 76 पर या तो कॉल कर देना, मिस कॉल कर देना, फुल कॉल करो चाहे मिस कॉल करो। फुल कॉल करोगे तो उठा लूंगा, अब मिस कॉल करोगे तो कॉल बैक कर दूंगा। लेकिन चाहे जो भी करना पड़े करके आपके सारे प्रश्नों का आपका SK सिंह आपके लिए जीने और मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि आप भी जानते हैं अब विकट परिस्थितियों का दौर चल रहा है, आज का समय ठीक नहीं चल रहा, लेकिन ये समय कुछ बता रहा है कि अगर तेरे अंदर कुछ करने की जिजीविषा है, यदि तुम करना चाहते हो तो तुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। तू अगर आसमां की बुलंदियों को छूना चाहता है तो नन कैन बैन यू, नन कैन ब्रेक यू, नन कैन ब्लॉक यू। क्लियर। ओनली आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, आपका कंसंट्रेशन, आपका डिवोशन आपके साथ होना चाहिए। यार यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट टू डू। क्लियर। तो चलो हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो इसका आपने शॉर्ट ले लिया होगा ना। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर, और मुझे विश्वास है कि आपको अब तो भरोसा होने लगा है। जो आप लोग व्यूज दे रहे हो, जो आप लोग लाइक्स दे रहे हो, कमेंट लिख रहे हो हैं, और वॉच टाइम भी बड़ा बढ़िया बढ़ रहा हो। बस बहुत जल्दी हम लोग सफलता के सीढ़ियों पर पहुंचने वाले हैं। अब लगने लगा है हम लोग भी कुछ करेंगे। इसी भरोसे विश्वास के साथ मैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे स्वरूप की चर्चा करने चल रहा हूं, और उसका नाम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इसे ही एक और नाम दिया जाता है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, ठीक है। एक नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, ये प्रोग्रेसिव पास्ट भी होगा, प्रोग्रेसिव फ्यूचर भी होगा। तो प्रोग्रेसिव प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चर्चा अब लोग हम करेंगे, जिसका पहचान है, पहले मैं पहचान लिख दे रहा हूं, और हेल्पिंग वर्ब, इसका पहचान है रहा है, रही है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये इसकी क्या है, पहचान चिन्ह। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी, उनका नाम है इज, एम और आर। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में आएंगे और पहचान चिन्ह होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं और तीनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। तो इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या होगा सर, मैं लेता हूं पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का लेता हूं। तो यहां लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट, यस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या होना चाहिए, इज, एम, आर, इज, एम, आर। इन तीनों का कहां यूज होगा मैं ओरल बता दूंगा, प्लस V1 प्लस ING, ये कंटिन्यूटी दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हुआ मालूम किसका, अफर्मेटिव का। किसका स्ट्रक्चर हुआ, अफर्मेटिव का। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का हुआ, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो थोड़ा अब मैं मित्र शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कैसे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस निगेटिव वर्ड नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। फिर मैं इंट्रोगेटिव भी यही नोट कर दे रहा हूं, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले इज, एम, आर, इज, एम, आर, थोड़ा जगह इधर से ले रहा हूं, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट यस से प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मित्र किसका, इंट्रोगेटिव का। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव का होगा, ये इंट्रोगेटिव का होगा, ये इंट्रोगेटिव का होगा ये स्ट्रक्चर। अब हम कुछ ट्रांसलेशन की बात करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन में देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैं को अब इस बार हटा दे रहा हूं यार, मैं तो एक बार हो चुका है, मैं लिख रहा हूं वे लोग पत्र लिख रहे हैं, वे लोग पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, वे लोग पत्र लिख रहे हैं। अगर इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, ये इसका निगेटिव हो गया। अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊं तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या वे लोग पत्र लिख रहे हैं, क्या वे लोग पत्र लिख रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव हुआ। और मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव के बाद मैंने बोला था ना डबल इंट्रोगेटिव का यूज होगा, तो डबल इंट्रोगेटिव में ये पहला सेंस, मैं दूसरा सेंस भी दे रहा हूँ, ठीक है। वे WH वर्ड के साथ, वे लोग पत्र क्यों लिख रहे हैं या कहाँ लिख रहे हैं,
वे लोग पत्र क्या लिख रहे हैं, या शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वे लोग पत्र क्यों लिख रहे हैं। ठीक, 4 सेंटेंसेस को मैं लेके चल रहा हूं ट्रांसलेशन के रूप में। स्ट्रक्चर ध्यान रखना, वही स्ट्रक्चर है। पहला क्वेश्चन, वे लोग पत्र लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, सब में वे लोग है, तो अफर्मेटिव का बनाने चल लो तो पहले सब्जेक्ट को लिखोगे, तो सब्जेक्ट में क्या होगा, दे। ठीक है, इसके बाद क्या लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्जुलरी होती है इज एम आर, तो दे के साथ इज एम नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर आएगा, आर। और फिर आपको क्या लेना है, V1 फॉर्म। V1 फॉर्म में क्या है, प्ले, और उसमें क्या जोड़ देना है, ING, प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लिख लो यार, यहां पर लिख रहे हैं ना, सॉरी, तो प्ले नहीं, राइट, WRITING, राइटिंग, और क्या है, पत्र। दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर। ये क्या हुआ, वे लोग पत्र लिख रहे हैं, वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, ये निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव। तो फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, और इसके बाद इज एम आर में से क्या लोगे, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ भी, आई के साथ एम, आई के साथ केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ एम, और प्लूरल सबके प्लूरल के साथ आर लगाना, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट और नेमिंग वर्ड्स के साथ इज लगाना। क्लियर सर। तो दे आर राइटिंग, ये निगेटिव है, निगेटिव, तो निगेटिव वर्ड आएगा नॉट। दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ये निगेटिव हुआ। क्या वे लोग पत्र लिख रहे हैं, तो ये पहले उत्तर किसमें, यस और नो में, तो फिर किसको लेके आओगे, हेल्पिंग वर्ब को, तो वे लोग हैं, तो क्या आएगा, आर। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आर दे राइटिंग अ लेटर, फिर जब इसका बनाओगे, वे लोग पत्र क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ क्योंकि ये बीच में आया, WH फैमिली बीच में आई, तो WH वर्ड को पहले लेके आओगे, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे भाई, वाई, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव लेना है, तो आर होगा, वाई आर दे राइटिंग अ लेटर, और यहाँ साइन सॉरी किसकी रहेगी, इंट्रोगेटिव की। यहाँ मैंने फुल स्टॉप दे दिया था, ये मिस्टेक था, ये इंट्रोगेटिव की थी। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करोगे, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ एम का यूज करना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना मित्र, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना। इसकी पहचान चिन्ह क्या है, रहा है, रही है, रहा हूं और रहे हैं, खेला है, टाइम को दिखाने के लिए एक्जुलरी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का, और मेन वर्ब के साथ लगाना क्या है, ING। तो अब हम अगले टेंस की चर्चा करेंगे, नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं, तो हम हल्की सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा करके अब आगे चलेंगे, और नाम देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस, प्रेजेंट टेंस का तीसरा स्वरूप, जिसका ये वीडियो चूंकि टेंस थोड़ा लंबा चलेगा यार, लंबा चलेगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखना, और मैं भी बड़ा इत्मीनान से एक एक टॉपिक को, एक एक टर्म्स को तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं नहीं घबरा रहा तो आप क्यों घबराओगे, धैर्य बनाए रखो। और हम तीसरे स्वरूप की चर्चा करने चल रहे हैं, नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट की का जो पहचान चिन्ह है, वह क्या है, चुका है। इसका पहचान बता दो, चुका है, चुकी है, ये सिंगुलर में, चुके हैं, और क्या होगा, चुका हूं, ये एक पहचान है। और इसकी एक और भी पहचान है, और वो पहचान क्या है, इसके अतिरिक्त भी पहचान है, या है, ये हैं, और या हूं,
मैं गया हूं या हूं। ये तो इसकी पहचान चिन्ह हो गई। 4 4 8 वर्ड्स हो सकते हैं। ये 4 चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ये है, या हूं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, यहीं पे डिनोट कर दे रहा हूं। वो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। हैज और हैव, ये दिमाग में रखना। जिस प्रकार कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी, सिंपल की प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू डज थी, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, जिसमें हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट मीन्स ही, सी, इट और नेमिंग वर्ड्स के साथ होगा। अदर पर्सन्स के साथ आप यूज करोगे हैव का, मीन्स फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ, सेकंड पर्सन यू के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आप हैव का यूज करेंगे। ठीक है सर। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं और पहला स्ट्रक्चर हम किसका लिखेंगे, अफर्मेटिव का। स्ट्रक्चर पहला अफर्मेटिव का मैं लिख रहा हूं और यस से सब्जेक्ट आप अब समझ चुके हो, तो मैं यहां पर यस लिख दिया और इसके बाद हैज और स्लैश हैव। हैज या हैव दोनों में से कोई एक ही रहेगा। हैज रहेगा या जैसा सब्जेक्ट, अगर जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई हुई है तो हैव लगाओ, सेकंड पर्सन है तो यू है तो हैव लगाओ, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है दे है तो हैव लगाओ, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाना पड़ेगा। नेमिंग वर्ड्स है तो हैज लगाना पड़ेगा। इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा। और ये स्ट्रक्चर मालूम किसका होगा, अफर्मेटिव का। ये स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसके बाद मैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, और नेगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर किसका हो गया मित्र, नेगेटिव का। ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैज और हैव है, तो लेके हम आ गए किसको, हैज ऑब्लिक हैव। हैज और हैव को पहले ले लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगी, बची क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का। ये प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। क्लियर, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पर तीनों ही स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं, ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव और वो इंट्रोगेटिव। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मैं एग्जाम्पल के रूप में लेके आ रहा हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रहा हूँ, राम पुस्तक पढ़ लिया है या पढ़ चुका है। राम पुस्तक पढ़ लिया है या पढ़ चुका है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न इसी का निगेटिव बना दे रहा हूं, और निगेटिव बनाओ, राम पुस्तक नहीं पढ़ा है या पढ़ चुका है या पढ़ लिया है। राम पुस्तक नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है या पढ़ लिया है या पढ़ चुका है, तीनों ही वाक्य सही होंगे। तीसरा इंट्रोगेटिव का मैं बनाने चल रहा हूं, तो क्या लिखूं, पहले मैं क्या लेके चल रहा हूं, क्या राम पुस्तक पढ़ चुका है या पढ़ लिया है ना, पढ़ चुका है। ठीक, और इसके चूंकि डबल होंगे तो एक और मैं डिस्क्रिप्टिव मैटर वाले पे बना रहा हूं, क्या, राम पुस्तक। ठीक है, क्या पढ़ चुका है ये गलत है, राम पुस्तक क्यों लिख दे रहा हूं, WH फैमिली ले रहा हूं, राम पुस्तक क्यों पढ़ा है। अब यही मैं उसको कर देता तो इन द बुक हो जाता, राम पुस्तक में क्या पढ़ा है, ये ट्रांसलेशन उसका करते हैं, तो क्या इन द बुक होता, तब क्वेश्चन आता राम पुस्तक में क्या पढ़ा है, तो क्वेश्चन बनाता हैज राम, ये सॉरी व्हाट हैज राम रेड इन द
इन द बुक, ये उसका ये ट्रांसलेशन लेके आते हैं। लेकिन मैं क्यों लगा करके एक साधारण तरीके से पहले समझा रहा हूँ, तो ट्रांसलेशन पे चलता हूँ। राम पुस्तक पढ़ लिया है, तो राम हो गया, राम हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर राम सब्जेक्ट, हैज और हैव में से क्या लेंगे राम के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या लेंगे हैज। और इसके बाद पढ़ना की इंग्लिश रीड, और रीड का तीनों फॉर्म रीड, स्पेलिंग आर-ई-ए-डी 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 चलती है, रीड रेड रीड, लेकिन उसको पढ़ा क्या जाता है रीड रेड रीड। ठीक है, राम हैज रीडेड नहीं पढ़ा जाता या रेड नहीं पढ़ा जाता, राम रीड रेड रेड, तो राम हैज रेड, रीड रेड रेड, स्पेलिंग वही रहेगी, राम हैज रेड पुस्तक द बुक, द बुक, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। राम पुस्तक नहीं पढ़ा है तो निगेटिव सेंटेंस लिखोगे तो हैज नॉट होगा, तो क्या हो जाएगा राम हैज नॉट रेड द बुक, द बुक, ये इसका हो गया। जब इंट्रोगेटिव करोगे तो इंट्रोगेटिव ये स्ट्रक्चर है, पहले किसको लिखना होगा हैज या हैव को, तो राम के साथ क्या लिखोगे मित्र हैज लिखोगे, तो क्या हो जाएगा हैज राम, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ले क्या हो गए, स्पेलिंग वही रहेगी, हैज राम रेड द बुक, और साइन हो जाएगी इंट्रोगेटिव। फिर राम पुस्तक क्यों पढ़ा है, ये WH फैमिली, तो क्योंकि इंग्लिश वाई हैज राम रेड द बुक, समझे कि नहीं समझे, वाई हैज राम रेड द बुक। यहाँ पे अगर वेयर कहाँ होता, राम पुस्तक कहाँ पढ़ा है या पढ़ चुका है, तो वेयर कर देते हैं, क्या कर देते हैं वेयर कर देते हैं। तो WH फैमिली लिख करके आप ए हैज और हैव में से कोई एक ऑप्शन लोगे, मैं बता ही चुका हूँ हैज हैव कैसे लगेगा। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा हैज, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हैज और हैव। तो अब हम अगले टेंस की चर्चा कर रहे हैं और इसको हटा रहे हैं, ठीक है मित्र। तो अगले टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस के चौथे स्वरूप की चर्चा होगी, उसका नाम क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और आप धैर्य बनाए रखना, इसी वीडियो के अंदर ये जो टेंस है ना, बहुत से गुरुजी लोग पढ़ाने में एक महीना लेते हैं। आज पूरे के पूरे टेंस को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे, और टेंस इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी ज़रूरत वॉइस समझने के लिए भी होगी, नरेशन समझने के लिए भी ज़रूरत होगी, बड़ी ज़बरदस्त रोल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब हम चौथे स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब मैं इसकी जरा पहचान बता रहा हूँ। पहचान क्या होगी, यहाँ क्या है कॉन्टिन्यूअस, नाम है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। और परफेक्टनेस देने के लिए क्या आती है टाइम। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जब 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में क्या आएगी परफेक्टनेस आएगी, एक्सपीरियंस परफेक्टनेस देगा। तो परफेक्ट टेंस में टाइम का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी पहचान चिन्ह रहा है, कंटिन्यूअस की है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, प्लस समय, ठीक है, प्लस समय ये होगा। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज और हैव है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मैं अभी हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगी हैज और हैव होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। और इसमें खास बात ये है कि बीन लगेगा, ये हैज बीन या हैव बीन का यूज होना चाहिए। चलो थोड़ा सा यहाँ पे मित्र जगह है तो मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब में मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, और हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, क्या यहीं पे ले रहा हूँ हैज और हैव और प्लस क्या लगेगा बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, तीनों स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले अफर्मेटिव का लिख रहा हूँ, थोड़ा लंबा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो यस से डिनोट करता हूँ सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक
हैव, ये परफेक्ट क्लियर हो गया, प्लस बीन आएगा, हैज बीन या हैव बीन हो गया, प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसके साथ ing आएगी। जब ing आएगी तो कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर पकड़ लेगी। ये स्ट्रक्चर परफेक्ट का है और ये V1 प्लस ing कंटिन्यूटी दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। V1 प्लस ing प्लस इसमें आएगा सिंस और फॉर और प्लस टाइम, सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है सर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अभी मैं ओरल ही समझा दे रहा हूं कि जब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में हैज और हैव कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। जब निगेटिव करोगे तो नॉट कहाँ जाएगा? हैज हैव के बाद। पीछे के स्ट्रक्चर पे देख रहे हो कि निगेटिव बनाने के लिए एक्जुलरी के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करो और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक्जुलरी को सब्जेक्ट के पहले लेके चले जाओ। बड़ी आसान है। तो चलो हम यहाँ पर डायरेक्ट अब एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। और एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि मैं चार बरस से पढ़ा रहा हूँ। मैं 4 बरस से पढ़ा रहा हूँ। ओके, और एक क्वेश्चन है, फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन लिया, एक निगेटिव सेंटेंस लेके, मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूं। ये एक निगेटिव सेंटेंस लिया। तीसरे सेंटेंस में मैंने लिया इंट्रोगेटिव भी ले रहा हूं और इंट्रोगेटिव क्या ले रहा हूं? क्या मैं 2 हफ्ते से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, पढ़ा रहा हूँ। एक लिया अफर्मेटिव, एक लिया नेगेटिव और एक लिया इंट्रोगेटिव। अब ट्रांसलेशन पे चलते हैं। तो ट्रांसलेशन पे जब हमने पकड़ लिया रहा हूँ मिला और क्या मिलना चाहिए? समय 4 बरस, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो ट्रांसलेशन में क्या जाएंगे? पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? आई के बाद क्या लिखना है? हैज और हैव। तो आई के साथ क्या लगाना है मित्र? हैव। हैज किसके साथ लगाना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो आई हैव, इसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच लिख दिया और उसमें क्या जोड़ना है? आईएनजी। कंटिन्यूटी दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में पढ़ाऊंगा तो उसको डिस्क्राइब करूंगा बेहतर ढंग से क्यों यहाँ पे आईएनजी आती है। तो टीचिंग हो गया। अब यहाँ एक मैटर गुरु फंसा कि सिंस और फॉर। सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा? तो आप लोग को एक मैं बड़ा साधारण सा इलाज बता दे रहा हूं कि जब कोई टाइम डेफिनिट होगी, डेफिनिट, तो वहां सिंस लगाना, और टाइम जब इनडेफिनिट होगी तो वह क्या लगा देना? फॉर लगा देना। ये बात अब इंडेफिनिट का चक्कर गड़बड़ाएंगे तो अब एक नाउन से टाइम लेके चल रहा हूं। जब कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इज अ proper noun, then before that we use since. But when a time is denoting in a common segment, then for will be used before that. मैं तो समझ लो कि यदि कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कॉमन हो, जैसे 4 बरस, तो 4 बरस में बरस क्या है? ईयर क्या है? 4 years. From which year? This is not cleared. So 4 years is an indefinite time. But Monday is definite time, 1947 is definite time, 2021 is definite time. Okay, 2 weeks. From which week? This is not clear. So this is week is an indefinite time. This is a week is a what? Common time expressing word. But Monday is a ये प्रॉपर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो प्रॉपर जब नाउन रहेगा तो वहाँ सिंस लेना, डेफिनिट टाइम रहेगी सिंस लेना, और कॉमन नाउन रहेगा यानी इंडेफिनिट टाइम रहेगा तो फॉर लगाना। तो यहाँ है मित्र 4 बरस, तो ये इंडेफिनिट टाइम है, कॉमन सेगमेंट है, तो हम क्या लगा देंगे? फॉर। क्या लिखेंगे? फॉर। और यहाँ पे 4 बरस है ना, तो FOUR, ये 4 है, 4 ईयर्स। ठीक है,
तो कह रहा है आई हैव टीचिंग, और यहाँ क्या है, मैं 4 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव टीचिंग फॉर 4 years, आई हैव टीचिंग फॉर। अब देखो यहाँ मिस्टेक, आप लोग पकड़ रहे हो कहाँ मिस्टेक हुआ है? मिस्टेक हुआ कि आपने हैव के बाद बीन का यूज नहीं किया, स्ट्रक्चर में बीन छूटा है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा करके थोड़ा सा जगह बना के यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? आई हैव बीन, आई हैव बीन, राइट ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years। नेक्स्ट, मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से, तो सोमवार डेफिनेट टाइम है तो सिंस का यूज करोगे, तो आई हैव क्या है? अब कहा कि नॉट बीन की बीन नॉट, ये एडवर्ब का मैटर है यार, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, और जब डबल एक्जुलरी के बीच में एडवर्ब का यूज किया जाता तो मैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब पढ़ाऊंगा वीडियो में, तो बताऊंगा कि एन एडवर्ब इज यूज बिटवीन 2 डबल एक्जुलरीज आफ्टर द फर्स्ट एक्जुलरी। कहता है कि यदि दो एक्जुलरीज एक साथ हो, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सब हैं, शैल बी, विल बी, तो इनके बीच में नॉट का यूज करोगे, न कि पहले न कि बाद में। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग, और यहाँ पर क्या है? सोमवार, तो सोमवार डेफिनेट टाइम है तो सिंस लगाओगे, सिंस मंडे, ठीक है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, मैं सोमवार से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आया इंट्रोगेटिव पे, तो ये क्या पहले आया, तो एक्जुलरी को पहले लेके आओगे, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? हैज हैड को पहले लेके आओगे, आई है तो क्या लेके आओगे? हैव आई। इसके बाद क्या लिखोगे भैया? क्या लिखोगे? बीन, डबल एक्जुलरी हो तो एक एक्जुलरी को पहले लेके आओगे, हैव आई बीन टीचिंग 2 हफ्ते से आप लोगों को, तो 2 हफ्ता क्या हो गया? ए इंडेफिनिट हो गया। कौन सा 2 हफ्ता? क्लियर नहीं है, तो आई हैव आई बीन टीचिंग आप लोगों को, तो आप लोग की इंग्लिश यू, और यहाँ पे सिंस लगाएंगे कि फॉर, क्योंकि टाइम इंडेफिनिट है, फॉर 2 वीक्स, ठीक है, फॉर 2 वीक्स। तो ये सेंटेंस किसका था? इंट्रोगेटिव का, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स की चर्चा कर ली, और अब चलेंगे पास्ट टेंस में। अब हमारी चर्चा होगी, मैं इसको हटा करके चर्चा करने चल रहा हूँ प्रेजेंट टेंस की जगह पर पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा, और स्ट्रक्चर लिख करके फटाफट आगे भाग जाऊंगा। स्ट्रक्चर लिख करके आप लोगों को प्रेजेंट का सहारा दे करके मैंने समझा दिया, 1-2 थोड़ा समझा दूंगा, फिर आगे भागूंगा। अब मैं नाम दे रहा हूँ, दूसरा नाम क्या है? हमारा दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में पहला हम लेंगे स्ट्रक्चर, पास्ट टेंस में पहला स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? सिंपल पास्ट, और इसी का दूसरा नाम आप समझ ही गए हो, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी पहचान चिन्ह मैं लिख दे रहा हूं, इसकी पहचान चिन्ह क्या होगी मित्र? या, ये, यी, था, थे, थी, ये इसकी पहचान चिन्ह होती है। और इसमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी उसका नाम है डिड, केवल अकेली हेल्पिंग वर्ब नाम क्या है? डिड। इसका डिड का यूज किया जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, पहले अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, यस है सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर होगा? अफर्मेटिव का। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। दूसरा अगर मैं लूँ तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब में ही आप नॉट का यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्या होगा? डिड नॉट प्लस, अब ये V2 जो है वो V1 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जब डिड आएगा तो डिड V2 फॉर्म में रहे, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, लेकिन ये एक्जुलरी वर्ब है, वो एक्शन वर्ब है। तो अब यहाँ एक्शन वर्ब जो हो जाएगी वो किस फॉर्म में चली जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब जब इसकी बात आप करोगे तो ये हमारी क्या हो गई? कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये अफर्मेटिव हुआ।
अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो हमारा जो तीसरा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव का, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, इंट्रोगेटिव का। ठीक है, ये होगा हमारा इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये तीन स्ट्रक्चर हमारे हो गए, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो भैया, इसमें मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं हिंदी में लेकर के अंग्रेजी में कन्वर्ट मार दे रहा हूँ फटाफट। तो देखो मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्या सेंटेंस लिख रहा हूँ, वह क्रिकेट खेला, वह क्रिकेट खेला में आया, वह क्रिकेट खेला, ये एक्शन कंप्लीट हो गया। तो वह क्रिकेट खेला ये अफर्मेटिव का है। जब मैं एक और नेगेटिव का लिख रहा हूँ, तुम घर नहीं गए, तुम घर नहीं गए। और एक मैं इंट्रोगेटिव का भी ले रहा हूँ सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सीता पुस्तक क्यों पढ़ी, या सीता पुस्तक क्यों लिखी, सीता पुस्तक क्यों लिखी। ये तीन सेंटेंस ले लिया, और ये मैं तीनों के तीनों सेंटेंस मित्र किसके हैं, सिंपल पास्ट के। ट्रांसलेशन कैसे करना होगा, ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में जाओगे, पहले सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट में वह है तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, और इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, खेलना, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, प्लेड इज द सेकंड फॉर्म एंड ऑल्सो प्लेड इज द थर्ड फॉर्म ऑल्सो। ओके, तो वह क्रिकेट खेला तो ही प्लेड सेकंड फॉर्म लिख लिया, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तुम घर नहीं गए तो यू, ये निगेटिव है, यू, इसके बाद डिड को लेके आओगे, यू डिड नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो यू डिडंट गो, और घर का होम। ठीक है, यू डिडंट गो होम। ये मैं प्रीपोजिशन टू में और डिस्क्राइब करूंगा, मगर यहाँ थोड़ा बता दूं कि होम के पहले टू नहीं लगता, हाउस के पहले टू का यूज होता है, परंतु होम के पहले भी टू का यूज होता है। कब होता है ये बात मैं प्रीपोजिशन में बताऊंगा, जब बताऊंगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन टू, मगर अभी यहाँ टू का यूज नहीं होगा। हाउस रहता तो करते। सीता पुस्तक क्यों लिखी, सीता पुस्तक क्यों लिखी, तो ये WH फैमिली है, WH वर्ड है, तो लिख लोगे वाई, और क्यों लिखी, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लेके आओगे, वाई डिड सीता, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट क्या, पुस्तक, राइट द बुक। ठीक है, द बुक। तो इस तरह ये हमारा था कौन सा, सिंपल पास्ट या पास्ट इन डेफिनेट, जिसको हमने बताया इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और इसमें जो एक्जुलरी होती है, हेल्पिंग वो वर्ब होती है, वो डिड होती है। इसकी पहचान चिन्ह या, ये, ई, था, थे, थी होता है। ओके, तो सर अब हम चर्चा करने चल रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव पास्ट की। अभी चर्चा हो रही थी सिंपल पास्ट या पास्ट इन डेफिनेट की। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा स्वरूप यहीं पे चर्चा में आएगा, और क्या चर्चा होने चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दूसरा टेंस का दूसरा नाम, दूसरा स्वरूप पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पहचान चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, रहा था, रही थी, रहे थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा हो रहा है। वीडियो में अभी तक बने हो धन्यवाद यार, आगे भी बने रहो, अभी थोड़ा और टाइम लेंगे। और आज ही मुझे पूरे टेंस का इसी वीडियो के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ फाइनल ऑपरेशन करना, सर्जरी करेंगे आज, और कर रहे हैं। अब पेशेंट में टाँका मारने वाले हैं अंतिम कंडीशन में, घबराओ मत। रहा था, रही थी, रहे थे, इसका पहचान चिन्ह, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक्जुलरी जो यूज होती है, वो होती है वाज और वर। इसमें एक्जुलरी यूज होने वाली एक्जुलरी वाज और वर होगी। स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट चलते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज
ऑब्लिक वर प्लस क्या लिखोगे, V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूअस की पहचान प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया सर, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, अफर्मेटिव का। ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। अगर फिर दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप ऐसे लिख दे रहा हूँ, चूंकि आप ज़्यादा समझ चुके हो, तो मैं अगर नेगेटिव की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में मैं स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाज और वर पहले आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर ये किसका था मित्र, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर था। ये किसका स्ट्रक्चर था, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था। अब हम डायरेक्ट एक एक एग्जाम्पल लेकर के काम करते हैं, क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूँ, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। अब क्या लिया, सब्जेक्ट पर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया मोहन, मोहन, तो यहाँ वाज वर का मैटर है। तो देखो भैया, ये प्लूरल नंबर जितने हैं, प्लूरल नंबर बहुवचन, सबके साथ वर लगाना, सिंगुलर के साथ वाज लगाना। तो मोहन वाज, मोहन वाज क्या, मोहन वाज प्लेइंग, मोहन वाज प्लेइंग, तो ये सेंटेंस किसका है, अफर्मेटिव का है। मोहन खेल रहा था का ट्रांसलेशन होगा मोहन सब्जेक्ट वाज सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब और प्ले के साथ ING ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, मोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल। और फिर बोला निगेटिव, तो निगेटिव में मैं क्या बना दूं, एक सेंटेंस ले रहा हूं, इसी को ले रहा हूं, मोहन, मोहन वाज नॉट प्लेइंग, मोहन वाज नॉट प्लेइंग, ये हो जाएगा निगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लूं तो इंट्रोगेटिव में एग्जांपल क्या, वाज वर को पहले लेना है, तो एक एग्जांपल थोड़ा प्लूरल का ले रहा हूं, वर दे ले लिया, दे है तो वे वर हो जाएगा, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग ये क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट या दे वर प्लेइंग, मैंने एक डाल दिया ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। और वाज वर निशानी किसकी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, जिसमें वर्ब का ING फॉर्म आना चाहिए। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था। ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, तो अब हम तीसरे स्वरूप की चर्चा करेंगे, पास्ट टेंस की, और उसका नाम क्या है मित्र, इसको हटा दे रहे हैं, नाम है पास्ट परफेक्ट, नाम पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, इसकी पहचान क्या होगी, या था, या था, या था, ये थी, ये थी, ये थे, ये थे, है ना, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, है ना, चुके थे। ओके, ये पहचान चिन्ह है, या था, ये थी, ये थे, और ये पहचान चिन्ह है, ये पहचान चिन्ह है, और इसकी मात्र और मात्र एक ही एक्जुलरी होती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है, वो कौन सी है, हैड। इसमें यूज होने वाली एक्जुलरी है हैड, हैड, हैड। ठीक है, और मैं स्ट्रक्चर लिख के एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर में पहले मैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव की जगह क्या हो जाएगा सर, हैड, हैड, स्ट्रक्चर में हैड आ जाएगा। हैव की जगह क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव था, यहाँ हैड हो जाएगा, प्लस परफेक्ट की निशानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का हुआ। निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हुआ। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, क्या होगा, आई हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा वॉइस और नरेशन में पढ़ने वाली है। आप वनडे एग्जाम्स में
ट्रांसलेशन से नहीं लेना देना, मगर पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़ोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, हैड के कारण ये प्रेजेंट परफेक्ट है, B3 लगी हुई है। इसका निगेटिव बनाओगे तो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हो जाएगी इसकी निगेटिव मित्र। और इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट, ये हो जाएगी इसकी इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 का यूज करोगे। और ये स्ट्रक्चर था, बराबर से कॉपी पे नोट करते चलो। और अब हम पास्ट टेंस के चौथे स्वरूप की चर्चा करने चल रहे हैं। चौथा स्वरूप क्या नाम है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अब चर्चा होगी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान चिन्ह वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस क्या लगाना पड़ेगा? समय। ठीक है, समय। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 अफर्मेटिव, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो कौन सी यूज होगी? हैज़ बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में बात करूं तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में देखो मित्र क्या आता है, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज और क्या? हैव। हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस कॉन्टिन्यूअस देने के लिए ING प्लस सिंस और क्या लगाओगे? फॉर। सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका? अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मैं बता ही चुका हूं कि सिंस फॉर का यूज कहां करोगे। और सॉरी यार, यहां एक मिस्टेक हो गया, यहां हैज बीन हैव बीन का यूज नहीं होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और वो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन तो प्रेजेंट में होता है मित्र, क्या होगा? हैड बीन। उसका क्या नाम है? हैड बीन। वो हमारी एक्जुलरी होगी हैड बीन, ठीक है ना, हैड बीन। इसमें हैज बीन हैव बीन नहीं, सॉरी यार, हो जाता है, इंसान हूं मैं भी, लंबा वीडियो चल रहा है, लंबा क्लास चल रहा है, तो थोड़ा सा यार मिस्टेक हो गया। ओके, हैड बीन, लेकिन समय रहते हुए मैंने सुधार कर लिया। ये हुआ तुम्हारा अफर्मेटिव का। अगर बात करूं नेगेटिव का, तो नेगेटिव में क्या करोगे? नॉट लगाओगे ना इसके साथ। तो सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन के बीच हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन निगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। समझ में आई बात? अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? बताओ, इंट्रोगेटिव इसकी क्या हो जाएगी? ये पहले ले क्या हो गया? हैड को, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये हो जाएगी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। रही बात ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में इसमें तो कुछ नहीं करना है, सारे एक्जुलरीज के साथ हैड लगाना, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगाना है ना, और बिन लगाना है। और यही स्ट्रक्चर तुम्हारा, जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 दिन से पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा? 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। मंडे से पढ़ा रहा, तो सिंस मंडे। फिर मैंने बोला क्या मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 2 दिन से पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा? हैड आई क्या हो जाएगा? बिन, हैड आई बिन टीचिंग 2 दिन से, फॉर 2 डेज। मैटर समझ रहे? मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। ओके, ये एग्जाम्पल्स थे, आप समझ गए होंगे, क्योंकि पीछे प्रेजेंट में मैंने बड़ा ही डिफाइन किया है, बड़ा विस्तृत ढंग से, बड़े आराम से। तो थोड़ा सा यहाँ से फास्ट कर दे रहा हूँ, बिकॉज वही रिपीटेशन करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उस तरह वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा टाइम का भी बचत करना है। तो अब हम तीसरे टेंस की बात करेंगे, अंतिम टेंस की बात होगी, और नाम क्या है? फ्यूचर टेंस। नाम फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर फुटुरे स्पेलिंग होती है, ध्यान रखना, FUTURE फुटुरे, जय फुटुरे देशज में हो, और फ्यूचर अंग्रेजी वर्ड है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में पहला लिख रहा हूँ, नाम क्या होगा इसका, सिंपल, सिंपल सेम चीज चलती है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। पहचान चिन्ह क्या होगी, गा गे गी, गागे गी, ठीक है, गागे गी। अब आपको एक मैं बड़ा रामबाण तरीका बता रहा हूँ, रामबाण तरीका। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये टेंस तो फ्यूचर का है, लेकिन ये बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ। इसलिए मित्र प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में शैल और विल का, शैल और विल फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ सामान्य कंडीशन में शैल आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है। बट व्हेन बाय द सेंटेंस डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, प्रोमिस, 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 थ्रेटेंड एंड कमांड are expressed, then shall is used with second and third person and will with first person. I said to you, यदि सेंटेंस के द्वारा प्रोमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेटेंड और कंपल्सन दिखाया जाएगा तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल हो जाएगा, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शैल होगा। ऐसे जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाना, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाना। लगाना किसके, प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में ही लगाना है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं ये तो आप समझ चुके हो, तो डायरेक्ट मैं खटाखट स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं सबका। तो सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और क्या लिखोगे, विल। शैल और विल बता ही दिया कि कहाँ करोगे, विशेष मैं मॉडल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, और ये मॉडल से इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जब यही इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में कहाँ जाएगा, ये पहले आ जाएगा मित्र, तो क्या हो जाएगा, शैल या विल, शैल या विल, और प्लस क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव करोगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, और इसी में क्या जोड़ दोगे, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। किसका हो गया, अफर्मेटिव का। आई शैल टीच यू, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच यू, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। शैल आई टीच यू, क्या मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थे, और ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव है, और ये बात करूं तो ये तुम्हारा कौन सा है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव है, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में शैल और विल का यूज करना। शैल का प्रयोग किसके साथ करोगे, जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी आई और वी। ये हमारा सिंपल फ्यूचर था, ध्यान से ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये फिर सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल और विल। कैसे यूज करते हैं ये तो मैंने बताया ही ना, बताया क्या कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज, ये सॉरी है फ्यूचर टेंस, यानी आई और वी के साथ तुमको लगाना है जनरली शैल, और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल लगाना है। लेकिन सेंटेंस में प्रोमिस हो, कमांड हो, थ्रेटेंड हो, कंपल्सन हो तो ये नियम उलट जाएगा। विशेष चर्चा इनकी होगी जब मैं मॉडल पढ़ाऊंगा, उसमें यूज शैल और विल का बताऊंगा। मैं यहाँ पर अब दूसरे स्वरूप की चर्चा कर रहा हूँ फ्यूचर टेंस के, और वो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और इसकी पहचान चिन्ह क्या होगी, रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेगी और रहेंगे, रहेंगे या रहूँगा। इसमें सारा गेम शैल और विल का है यार, रहूँगा, ठीक। और इसमें जो एक्जुलरी यूज करोगे, एक्जुलरी, एक्जुलरी, वो एक्जुलरी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी शैल बी और विल बी। इसको फोकस करना, कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी का प्रयोग होगा। ये एक्जुलरी है किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, और शैल और विल केवल एक्जुलरी है सिंपल फ्यूचर की। स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर मैं अफर्मेटिव का लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस शैल, ऑब्लिक दे रहा हूँ विल, और इसके साथ क्या जोड़ोगे भैया, बी, बी एक जुलरी लेके आ गए, और इसके बाद V1 कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये यूज कर दिया, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये था किसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का। अगर मैं नेगेटिव का बनाऊं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डबल एक्जुलरी तो बीच में आएगा, शैल बी नॉट नहीं, शैल नॉट बी, तो शैल ऑब्लिक
विल प्लस क्या आ जाएगा, नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं तीसरे स्वरूप यानी ये इंट्रोगेटिव की बात करूं तो शैल और विल पहले आ जाएगा, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, बी, बी सब्जेक्ट के बाद बी, बी अगर डबल एक्जुलरी हो तो केवल पहली एक्जुलरी सब्जेक्ट के पहले आती है या पहली एक्जुलरी के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, दूसरी एक्जुलरी सब्जेक्ट के बाद या नेगेटिव वर्ड के बाद यूज की जानी चाहिए। It should be always remembered, and this rule has been come from the topic the use of adverbs, position of adverbs, which will be discussed in the topic of adverb. Okay, not now. तो shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, तो ये हमारा जो पहला स्ट्रक्चर था ये किसका था, अफर्मेटिव का। किसका था, अफर्मेटिव का था। जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसका है, नेगेटिव का। और जो हमारा तीसरा है ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का। ये हमारा था कौन सा टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आपने ध्यान दिया कि इसमें आपकी एक पहचान चिन्ह रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, और जो होगा क्या बोलो तो हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी वो शैल बी और विल बी। शैल और विल का विशेष यूज मैं बताऊंगा द यूज ऑफ मॉडल नामक वीडियो में। इस तरह मैंने बता दिया कि जनरली शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ, विल का यूज सेकंड थर्ड पर्सन के साथ करना, तो इस कमांड थ्रेटेंड के कंडीशन में उलट जाएगा, अलग हो जाएगा। मैं अब इसके तीसरे स्वरूप की चर्चा करूंगा। किसके तीसरे स्वरूप का नाम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। नाम क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट इसकी पहचान क्या होगी, चुकेगा, 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 चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, है ना, ऐसे ही बना लेना, चुकूंगा, और या होगा, होगी, होगा, होगा, गया, होगा, होगा, होगी, इसकी ये पहचान होती है ना। और इसका जो एक्जुलरी होता है वो एक्जुलरी क्या होती है, शैल और विल, शैल और विल, शैल और विल, और इनके साथ क्या जोड़ दोगे आप, हैव, शैल हैव या विल हैव का यूज किया जाता है एक्जुलरी के रूप में। जो इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, सारा गेम एक्जुलरी का है, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये जो दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनाने चलूं तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, है ना, और डबल एक्जुलरी आ गया तो नॉट बीच में आ जाएगा, नॉट डबल एक्जुलरी तो नॉट बीच में, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव बनाने चलूं तो ये पहले आ जाएगा, तो शैल ऑब्लिक विल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा सर, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर स्ट्रक्चर को लिख दिया, ये स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो ना, पीछे चर्चाएं बहुत करके आया हूँ, तो यहाँ पर ये हमारा हुआ स्ट्रक्चर दूँ तो ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, अफर्मेटिव का। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा किसका हो गया भैया, निगेटिव का, निगेटिव। और ये स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर हुआ इंटरोगेटिव का, ये हमारे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। ये हमारे तीनों स्ट्रक्चर पुनः तैयार हो गए। ठीक है, इनको फोकस करना, कुछ नहीं है, शैल और विल का यूज जहाँ जहाँ करोगे उन्हीं के साथ हैव का यूज कर देना। इसके सेंटेंस में शैल हैव विल हैव का यूज जरूर होना चाहिए। और अब हम टेंस के अंतिम स्वरूप की चर्चा करेंगे, लास्ट एंड फाइनल शॉट मारने चल रहे हैं टेंस के लास्ट सेगमेंट में, और चर्चा होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। इसकी पहचान पहले मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, रहेगा, कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहेगा, रहेगी, सॉरी, रहेगी, रहेगी, रहेंगे, रहेंगे, रहूँगा, रहूँगा, और प्लस क्या लगेगा, समय, समय। ओके, और इसमें शेष एक्जुलरी क्या होगी, एक्जुलरी क्या होगी भैया, इसकी एक्जुलरी क्या होगी, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव
जो परफेक्ट की है, परफेक्ट की एक ज्वेलरी है, परफेक्ट की एक ज्वेलरी प्लस बिन प्लस ये तुम्हारी ये एक ज्वेलरी है, यानी शैल हैव बीन या विल हैव बीन एक ज्वेलरी के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। अब मैं तीनों स्ट्रक्चर की बात कर दे रहा हूँ। तीनों स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, आपने एक ज्वेलरी लिखा शैल ऑब्लिक विल प्लस ये हैव प्लस बिन और प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, V1 प्लस ING प्लस क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आप समझ ही चुके हो सिंस फॉर का कहाँ यूज करते हैं, ये कहाँ कहाँ शैल विल यूज होता है, ये आप जान चुके हो। और ये स्ट्रक्चर किसका मैंने लिखा है, अफर्मेटिव का, ये स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव। अगर मैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर लिखूं तो यहीं पे नॉट का यूज कर दूंगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट ट्रिपल एक्जुलरी शैल हैव बीन, तो फर्स्ट एक्जुलरी के बाद नेगेटिव वर्ड लेके आओगे प्लस ये शैल हैव और विल हैव ना जी, बीन के पहले ये शैल और विल प्लस, रुक जाओ यहाँ पे, ये एक साथ हैं, प्लस नॉट प्लस बिन, प्लस डाल दे रहा हूँ, प्लस बिन आई, ये सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज करोगे। ठीक है भाई, ये नेगेटिव था। जो अब इंट्रोगेटिव की बात करोगे, इंट्रोगेटिव की, तो क्या हो जाएगा, शैल और विल कहाँ जाएगी, पहले आ जाएगा, कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा, शैल ऑब्लिक विल है ना, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का यूज कहाँ करेंगे, हैज, ये शैल हैव विल हैव का यूज कहाँ करेंगे, ये सारी चर्चाएं मैं पीछे कर चुका हूं। तो मित्रों, आज के लिए मैं टेंस का फाइनल शॉट आपको दिया, और जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, आपने भी देखा कि पढ़ाने में टाइम लगा, मैंने फुल डिवोशन दिया, आपके साथ मैं जुड़ा रहा, पूरी एकाग्रता के साथ जुड़ा रहा। मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे कोई भी कालखंड हो, कितना हो बुरा परिस्थिति है, ये लिख के कहीं ले लो, आपका SK सर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, चाहे स्थिति कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि आपकी सफलता मेरे साथ और मेरी सफलता आपके साथ। तो मैंने टेंस का एक फाइनल शॉट दिया, एक ही वीडियो के अंदर टेंस को कंप्लीट किया, जिसकी अंग्रेजी में बहुत ज़रूरत है। आप इसको बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करना, जहां क्वेश्चंस होंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड अप करना या कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, जो कि लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लिए हो तो धन्यवाद, नहीं किए हो तो पट से करके घंटी बजा दो भैया। और अपने SK सर को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, राठौर वर्ल्ड को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जम के मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, गुड नाइट।